नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आधुनिक भारत इतिहास का चौथा वीडियो आज आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है, जहां हम लोग उत्तर मुगल काल के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर मुगल काल क्या था, इसे उत्तर मुगल काल क्यों कहा जाता है। अर्थात यहाँ उन कुछ बिंदुओं का भी अध्ययन हम लोग करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस कारण, या हम कहें वह कौन सा कारण था जिसके कारण इसको, अर्थात जो उत्तर मुगल काल है, इसका विघटन होता है, या हम कहें मुगल सम्राटों का अंतिम दौर जो चल रहा था उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और कुछ मुगल सम्राटों, या हम कहें अंतिम मुगल सम्राटों के बारे में या बादशाहों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। प्रिय साथियों, आते हैं आज के अपने टॉपिक उत्तर मुगल काल की तरफ। तो सबसे पहले, जब उत्तर मुगल, चूँकि मुगल डिस्टनी, या हम कहें मुगल शासन था, यह करीब 2 सदियों तक अन्य जो उस समय के शासक थे, या हम कहें अन्य जो शासक वर्ग था, उसके लिए ईर्ष्या का विषय बना था, क्योंकि करीब 2 सदियों तक इसने भारत में शासन किया। और शासन चूँकि चरमोत्कर्ष पे भी एक समय था जब अकबर और शाहजहाँ का समय चला, जिस दौरान मुगल सल्तनत ने, या हम कहें मुगल डिस्टनी ने अपने को सर्वोच्च सत्ता पर स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद औरंगजेब के पश्चात जो समय आता है, उसमें मुगल शासकों का, या हम कहें जो मुगल बादशाह थे, इनमें प्रायः युद्ध या कुछ ऐसी नीतियां होती हैं, कुछ ऐसी नीतियां बनती हैं, या हम कहें सत्ता का जो एक युद्ध हुआ, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर मुगल काल का अंत होता है। या हम कहें जो अंतिम मुगल सम्राट थे या शासक थे, उनके मध्य जो प्रायः युद्ध हुए, इसी के परिणाम स्वरूप मुगल सल्तनत का अंत होता है। तो इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि यह जो टॉपिक है, हम कहें जब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तृत रूप से समझेंगे कि क्या, कैसे, और मुगल सल्तनत क्या थी, या हम कहें उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में कवर करेंगे। लेकिन चूँकि यह मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक है, यहाँ हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय साथियों, जब हम लोग औरंगजेब का जब अंत होता है, हम कहें औरंगजेब की मृत्यु होती है, चूँकि औरंगजेब की कुछ नीतियां ऐसी थी जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य में विघटन होने का जो एक क्रम है, वह उसी के शासन काल के दौरान प्रारंभ होने लगता है, या हम कहें उसकी क्रूरतापूर्वक जो नीति थी, इसी के परिणाम स्वरूप आगे हम लोग देखेंगे अभी कैसे मुगल साम्राज्य, हम कहें मुगल शासक दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले जाते हैं, और इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंत होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो लगभग औरंगजेब, जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन, या हम कहें इसका जो जीवन काल रहा, तो इसने लगभग 1707 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के पश्चात चूँकि औरंगजेब क्रूर शासक के रूप में विख्यात हुआ, जिसने, जो कि धर्म का बहुत ही, या हम कहें धर्म के रूप में बहुत ही खुद को स्ट्रॉन्ग रूप में स्थापित किया, या कट्टर धर्मवादी था औरंगजेब। तो इसकी मृत्यु के पश्चात, चूँकि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इसके 3 जो पुत्र थे, इनमें सत्ता के, या हम कहें उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और उत्तराधिकार के युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन विजयी होता है, कौन बादशाह बनता है, इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। प्रिय साथियों, इसके 3 पुत्र थे, किसके? औरंगजेब के। और इन्हीं 3 पुत्रों, या हम कहें औरंगजेब के 3 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और कैसे एक जो इसका पुत्र था वह विजयी होता है और भारत का बादशाह बनता है। ठीक है, तो इनके 3 पुत्रों में पहले पुत्र का नाम था शाह, क्या था? इनका नाम था बहादुर शाह। और दूसरे पुत्र का नाम था शाहजादा आजम। और तीसरे पुत्र का नाम था किसके? औरंगजेब के शाहजादा कामबख्श। अब देखिए, इन्हीं 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है,
और इसमें विजयी कौन होता है इसको हम अभी लोग आगे देख रहे हैं। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब ने मृत्यु के पहले ही जो उसके अधीन या हम कहें मुग़ल सल्तनत के अधीन जितने भी साम्राज्य या उसका जो भी साम्राज्य विस्तार था उसको 3 भागों में विभाजित कर देता है। कौन कौन से? पहले पुत्र को दिल्ली आगरा सहित कुल 11 सूबे प्राप्त होते हैं, जो यह बंटवारा करता है कौन? औरंगजेब। इसके तहत शाहजादा मुअज्जम या जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, इसको दिल्ली और आगरा सहित कुल 11 सूबे प्राप्त होते हैं। किसको? शाहजादा मुअज्जम या जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद नाम आता है दूसरे पुत्र या शाहजादा आजम का, जिसको गुजरात सहित कुल 8 सूबे प्राप्त होते हैं। और तीसरे पुत्र को हैदराबाद का क्षेत्र प्राप्त होता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं किस युद्ध के तहत इन लोगों की मृत्यु होती है, और शाहजादा मुअज्जम या जिसे बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, यह भारत का बादशाह बनता है। तो जजाऊ का युद्ध होता है, जो कि कब होता है? तो इसको ये जून में होता है। कब? जून 1707 में। जून 1707 में जजाऊ का युद्ध होता है आगरा के निकट। तो इसमें 18 और 20 जून के मध्य होता है ये युद्ध। कौन सा? जजाऊ का युद्ध। नाम याद रखें आप लोग, जजाऊ का युद्ध। इस युद्ध के ही परिणाम स्वरूप प्रिय साथियों क्या होता है, जो औरंगजेब का दूसरा पुत्र था, जो औरंगजेब का दूसरा पुत्र था, कौन सा? शहजादा आजम। शहजादा आजम, इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ? 18 से 20 जून तक जो जजाऊ का युद्ध चला। और कौन इसे मारता है? तो शहजादा मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुछ समय पश्चात हैदराबाद में ही जून में यह होता है। जून 1707 में इसकी मृत्यु होती है। किसकी? शाहजादा मुअज्जम की, जजाऊ के युद्ध में। उसके बाद शाहजादा मुअज्जम या जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, इसने जनवरी 1709 में किसकी मृत्यु कर दी? हत्या कर देता है शाहजादा कामबख्श की और शाहजादा कामबख्श के पुत्र की। इस प्रकार शाहजादा मुअज्जम या जिसे भारतीय इतिहास में बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, इसने अपने जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, इसमें दोनों अपने प्रतिद्वंदियों या हम कहें शाहजादा आजम और शाहजादा कामबख्श को पराजित करता है, उनकी हत्या कर देता है और स्वयं भारत का बादशाह बन बैठता है। ठीक है। उसके बाद चूंकि जो उत्तर मुगल काल 1707 से कब तक चलता है, तो कब तक चलता है इसको आप लोग याद रखेंगे, 1857 तक। कब तक? 1707 से 1857 तक चलता है। कौन? उत्तर मुगल काल। और इस काल के दौरान ही चूंकि यह मुगल सल्तनत या हम कहें मुगल शासन का आखिरी दौर चल रहा था, या इस समय मुगल सल्तनत विघटन के दौर से गुजर रही थी। कब? 1707 से 1857 के मध्य के काल को ही उत्तर मुगल काल के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। और यह वह समय था जब मुगल सल्तनत अपने विघटन के दौर से गुजर रही थी, या हम कहें अंतिम पड़ाव से गुजर रही थी, जहां टोटल लगभग 11 बादशाह होते हैं इस काल के दौरान। और यह बहुत शक्तिशाली बादशाह ना होके इनमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, और इन्हीं कमियों के परिणाम स्वरूप मुगल सल्तनत का भारत से अंत होता है। या हम कहें यह जो एक कुशल साम्राज्य हम कहें 2 सदियों तक अन्य साम्राज्यों के ईर्ष्या का विषय बना मुगल सल्तनत या हम कहें मुगल साम्राज्य, इस दौरान विघटित हो जाता है, या हम कहें उसकी जो शक्ति थी वह पूर्णतः छीड़ या कमजोर हो जाती है। ठीक है। तो इस दौरान या हम कहें उत्तर मुगल काल के दौरान, जो कि चलता है 1707 से 1857 तक, इस काल के दौरान लगभग 11 बादशाह भारत में होते हैं। और वह कौन कौन से होते हैं और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझ रहे हैं अभी। पहले बादशाह थे बहादुर शाह, या जिन्हें बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। यह औरंगजेब के प्रथम पुत्र थे। और चूंकि औरंगजेब के प्रथम पुत्र थे, तो इनको जब जजाऊ के युद्ध में पहले अपने प्रतिद्वंदी या हम कहें किसको, शाहजादा आजम को इन्होंने पराजित किया, मृत्यु कर दी, इनकी हत्या कर दी। और उसके बाद हैदराबाद में शाहजादा कामबख्श को भी पराजित कर दिया। तो उसके बाद बहादुर शाह स्वयं बादशाह बन बैठे भारत के। और इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे शाह बेखबर या हम कहें शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। किसको? जो
बहादुर शाह प्रथम थे, या जिन्हें हम शाहजादा मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। किसे? शाहजादा मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, और साहिब-ए-खबर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और जजाऊ का युद्ध हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि क्या था और कैसे हुआ। उसके बाद आते हैं, चूँकि बहादुर शाह उस समय जब यह शासक बन बैठे, या हम कहें तो इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, और कुछ समय पश्चात, या हम कहें 1707 में यह शासन ग्रहण करते हैं, और 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह प्रथम की 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चूँकि जो उत्तराधिकार का हम समझ रहे हैं हम लोग, क्या कि जो उत्तर मुगल काल था, यह प्रायः उत्तराधिकार का जो युद्ध है उस दौर से गुजर रहा था। इसी कारण मुगल डिस्टनी का, या हम कहें मुगल सल्तनत का विघटन होता है। इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। उसके बाद चूँकि जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है, तो उसके एक पुत्र, जो उसके पुनः उनके जो पुत्र थे, कौन? बहादुर शाह के जो पुत्र थे, उनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और उस युद्ध में उसके एक पुत्र जहांदार शाह को विजय प्राप्त होती है। किसको? जहांदार शाह को। विजय का जो कारण था वह यह था कि उस समय का सबसे शक्तिशाली सामंत, जिसका नाम था जुल्फिकार खां, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली सामंत था, कौन? जुल्फिकार खां, यह जहांदार शाह के साथ खड़ा था, या हम कहें उसके साथ उसका सहयोग दे रहा था। इसी कारण से जहांदार शाह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करता है। इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है भारतीय इतिहास में। और क्यों जाना जाता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करें तो उस समय, अर्थात किस समय, जब जहांदार शाह भारत का बादशाह था, उस समय एक वैश्या थी, लाल कुमारी जिसका नाम था, उसके प्यार में यह दीवाना था। कौन? जहांदार शाह। और इसी कारण से लंपट, भारतीय इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जहांदार शाह को। और इसका शासनकाल जो चलता है साथियों, वह चलता है 1712 से 13 तक। ठीक है, 13 अर्थात 1713 तक। उसके बाद जो अगले बादशाह आते हैं फर्रुखसियार। अब चूंकि देखिए क्या होता है, जहांदार शाह के पश्चात जो दूसरे बादशाह आते हैं, हम कहें फर्रुखसियार आता है, इसको यहाँ भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और चूंकि उस समय सैयद बंधु थे, उस समय जो सैयद बंधु थे, कौन कौन से सैयद बंधुओं के बारे में देखें तो दो भाई थे, सैयद बंधु दो भाई थे। कौन कौन से? अब्दुल खां एक का नाम था, और एक का नाम था हुसैन अली खां बराह। कौन कौन थे? तो सैयद बंधु दो भाई थे, पहले का नाम था अब्दुल खां और दूसरे का नाम था हुसैन अली खां बराह। इन लोगों को उस समय किंग मेकर कहा जाता था, या भारतीय इतिहास में इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किसको? नाम याद रखें आप लोग, सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। उनका नाम क्या था? अब्दुल खां और हुसैन अली खां। अब देखिए, फर्रुखसियार को सैयद बंधुओं का समर्थन था, और उत्तराधिकार के युद्ध में फर्रुखसियार विजयी होता है, और यह भारत का सम्राट, या हम कहें बादशाह बनता है। और चूंकि इसे सैयद बंधुओं का समर्थन प्राप्त था, तो जब सत्ता फर्रुखसियार प्राप्त करता है, तो वजीर के रूप में अब्दुल खां को नियुक्त करता है। सैयद बंधुओं में प्रथम भाई को, अब्दुल खां को वजीर के रूप में नियुक्त करता है, और दूसरे भाई हुसैन अली खां बराह को मीर बख्शी के पद पर सुशोभित करता है। कौन? फर्रुखसियार। ठीक है, क्योंकि उस समय जो सैयद बंधु थे, इन्हें किंग मेकर के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। चूँकि उसके बाद भी यह बादशाह निर्मित करते रहते हैं, हम कहें किंग मेकर के रूप में इसीलिए जाना जाता है चूँकि इनके सहयोग से ही बहुत ही शक्तिशाली लोग थे। इन्हीं के सहयोग से प्रायः बादशाह उत्तराधिकार के युद्ध में, हम कहें राजकुमार उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होते थे। ठीक है, उसके बाद फर्रुखसियार को भारतीय इतिहास में घृणित कायर के रूप में जाना जाता है, और यह उस समय एक, हम कहें, भयानक रोग से ग्रसित था, फोड़ा, जिसे हम फोड़ा कहते हैं, फोड़ा के रूप में, फोड़ा से यह पीड़ित था, और इसी रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका शासनकाल चलता है 1713 से 1719 तक। ठीक है, कब से? 1713 से 1719 तक। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके जो पुत्र हैं, दो पुत्र आते हैं, लेकिन यह चूँकि भाई थे दोनों लोग, और यह क्रमशः बनते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक रह नहीं पाते। कब तक? एक चलते हैं 1719 में फरवरी से जून तक चलते हैं। उनका नाम था रफ़ी उद दराज या दरजात, रफ़ी उद दरजात।
यह थे फर्रुखसियार के पुत्र थे और इनका शासन चलता है 1719 में ही फरवरी से जून तक। और उसके बाद दूसरे थे रफ़ी उद दौला और इनका चलता है 1719 में ही इनका शासनकाल चलता है जून से सितंबर तक। कब तक? जून से सितंबर तक। और चूंकि यह दोनों क्षय रोग से ग्रसित थे, दोनों जो भाई थे ये दोनों क्षय रोग से ग्रसित थे और इन दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब आता है एक और शक्तिशाली बादशाह, या हम कहें उत्तर मुगल काल में जो सर्वाधिक समय तक जिसने शासन किया उसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह भारत का बादशाह बनता है। भारतीय इतिहास में इसे रंगीले बादशाह या रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है इसको अभी हम लोग समझेंगे। तो इसका शासनकाल जो चलता है साथियों 1719 से 1748 तक चलता है। और इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम लोग समझें तो इसे भारतीय इतिहास में रंगीले बादशाह के रूप में जाना जाता है। और देखिए, इसी के शासनकाल के दौरान भारत में नादिर शाह का आक्रमण होता है, या नादिर शाह ने आक्रमण करके भारत के अमूल्य खजानों को, या हम कहें मयूर सिंहासन तख्ते ताउस को, या हम कहें कोहिनूर हीरो को और नकदी के रूप में कुछ धन हीरे जवाहरात यहाँ से लेकर चला गया, या हम कहें चुरा कर लेके चला गया, हम कहें पराजित करके लोगों को लेके चला गया। इसी के शासनकाल के दौरान, किसके? मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान। ठीक है, और करनाल का युद्ध होता है, इसको भी आप लोग याद रखें। हरियाणा में करनाल है और करनाल में ही एक युद्ध होता है। कब? 15 मार्च 1739 में करनाल का युद्ध के रूप में जाना जाता है भारतीय इतिहास में। और इस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित करके, नादिर शाह जो कि आक्रमणकारी था, या हम कहें विदेशी आक्रमणकारी था, या हम कहें चोर भी था, चोर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बेशकीमती हीरे थे, कोहिनूर हीरा था, यहाँ का बेशकीमती सिंहासन था, उसको उसने चुरा के ले गया और साथ साथ नकदी या हीरे और सोने जवाहरात भी यहाँ से ले गया। और तख्ते ताउस, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो बनता है, कोहिनूर और 70 करोड़, करीब 70 करोड़ रुपया भारत से ले गया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह बनता है क्या? तख्ते ताउस, या हम कहें मयूर सिंहासन पे बैठने वाले आखिरी मुगल बादशाह, या हम कहें आखिरी भारतीय बादशाह का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। यह था आखिरी बादशाह जो मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला आखिरी बादशाह था। ठीक है, उसके बाद नाम आता है अहमद शाह का। इनका शासनकाल जो चलता है 1748 से 54 तक। और इनके बारे में ज़्यादा इतिहास, चूँकि उस समय भी जो शक्तिशाली सामंत थे वह उस समय शासन कर रहे थे। उसके बाद नाम आता है प्रिय साथियों अहमद शाह के बाद जो इनका शासनकाल चलता है 1748 से 1754 तक। इसके बाद नाम आता है आलम मीर का, आलम मीर द्वितीय का। इनका शासनकाल चलता है 1754 से 1759 तक। और इस समय प्लासी का युद्ध इनके ही समय प्रारंभ होता है, आलम मीर के ही समय। और एक घटना ब्लैक होल की घटना है 20 जून 1756 को घटती है। चूंकि आधुनिक इतिहासकार इसे हम कहें झूठी घटना मानते हैं, किसी ब्लैक होल की घटना को इसे झूठी घटना, या हम कहें झूठी घटना मानते हैं। किसको? ब्लैक होल की घटना को आलम मीर के समय हुई थी। चूँकि इसमें कहा गया कि आलम मीर ने उस समय जो कुछ अंग्रेज थे उनको कोठरी में बंद कर दिया था और कुछ समय पश्चात वह जीवित बचे थे, लेकिन यह आधुनिक इतिहासकार इसको झूठी घटना मानते हैं। उसके बाद नाम आता है प्लासी का युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ। किसके? आलम मीर द्वितीय के समय। और इनका शासनकाल जो भारत में चलता है वह 1754 से 59 तक चलता है। इसके बाद नाम आता है शाह आलम द्वितीय। अब देखिए, चूंकि जो इम्पोर्टेंट है, अब आया है उन बादशाह का नाम, या हम कहें उन शासक का नाम शाह आलम द्वितीय। इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं जो कि हम लोगों ने युद्ध के बारे में, जब हम युद्धों को पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे भी। चूँकि इन्हीं के समय इनका शासनकाल चलता है 1759 से 1806 तक। और इन्हीं के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को होता है। और बक्सर का युद्ध 1764 में शाह आलम द्वितीय के समय ही होता है। भारतीय इतिहास का एक बहुत ही शक्तिशाली युद्ध बक्सर का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ दीवानी संबंधित, या हम कहें बिहार, उड़ीसा और झारखंड दीवानी के और राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी
युद्ध में अर्थात बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है, इसी युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी और राजस्व संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं और शाह आलम द्वितीय या हम कहें मुगल बादशाह पेंशन उपभोक्ता बन के रह जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, अब देखिए, और उसके बाद नाम आता है किसका? अकबर द्वितीय का। शाह आलम के बाद 1806 से 1837 तक शासन चलता है अकबर द्वितीय का। इनके चूंकि यह भी, अब देखिए, शाह आलम से ही, कब से? शाह आलम जब बक्सर का युद्ध हो जाता है और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, उसके परिणाम स्वरूप साथियों जो बादशाह थे या शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह थर्ड, तो यह सब अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोक्ता या हम कहें पेंशन पे ही, पेंशन का उपभोग करके ही ये लोग नाम मात्र के शासक बच जाते हैं। कौन? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह थर्ड। ठीक है, उसके बाद नाम आता है अकबर द्वितीय के बाद इनका शासनकाल अकबर द्वितीय का कब से कब तक चला? 1806 से 1837 तक। उसके बाद नाम आता है बहादुर शाह तृतीय का और इनका कार्यकाल चलता है 1837 से 1858 तक। ठीक है, इन्हें चूंकि यह जफर नाम से कविताएं और रचनाएं भी करते थे तो इन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए इनका पूरा नाम बहादुर शाह जफर के नाम से भी इनको जाना जाता है या बहादुर शाह थर्ड के नाम से भारतीय इतिहास में इनको ख्याति प्राप्त है। और इन्हीं के समय चूंकि अंग्रेजों ने यह आखिरी सम्राट थे, मुगल बादशाह थे, जिनके समय एक नेतृत्व होता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए, नेतृत्व या हम कहें नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह जफर, और इनको अंग्रेजों ने नाराज होके इनको रंगून के जेल में भेज दिया और रंगून के ही जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है 1862 में। तो आपको एक क्वेश्चन और मिला यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से कि किस मुगल बादशाह का मकबरा या हम कहें मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको नाम याद रखना है, बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में स्थित है। एक ऐसे बादशाह या हम कहें एक ऐसे मुगल शासक का मकबरा रंगून में स्थित है। कब और इनकी मृत्यु हुई थी? 1862 में। और कौन थे? बहादुर शाह थर्ड। ठीक है, उसके बाद चूंकि प्रिय साथियों हम लोगों ने इस वीडियो में जो हमारा मोटिव था कि उत्तर मुगल काल के दौरान जो मुगल बादशाह थे उनके बारे में थोड़ा अध्ययन किया जाए इस वीडियो में और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चूंकि कंटिन्यू आपका जब मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट होगा, तो हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे मुगल डिस्टिनी या हम कहें दिल्ली सल्तनत, इन सबको हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।